हेलो स्टूडेंट। संकुलन क्षमताएं पढ़ रहे थे और संकुलन क्षमता ज्ञात की थी सरल एकल कोष्ठिका के अंदर, यानी कि जो सिंपल प्रकार की संरचना होती है उसके अंदर संकुलन क्षमता जो होती है 52.4% होती है। कैसे होती है 52.4%? ज्ञात की थी। अब दूसरी ज्ञात करें एफसीसी प्रकार की के अंदर। एफसीसी या एचसीपी या सीसी, की संकुलन क्षमता। एफसीसी फलक केंद्रित, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यदि किसी प्रकार की दोनों जो संरचनाएं बनती है वो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं, जिसके अंदर एफसीसी प्रकार की संरचना होती है। किस तरह होगी? जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी इसकी जब संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे तो संकुलन क्षमता होगी गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का कुल आयतन गुणा। अब जो एफसीसी प्रकार की यूनिट सेल होती है उसके अंदर गोलों की संख्या 4 होती है। यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, तो 4 गुणा गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का कुल आयतन गुणा 100 हो जाएगी। अब जब एफसीसी प्रकार की संकुलन क्षमता होगी तो अवयवी कण 8 कोणों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होगा। जैसे यहाँ कण, यहाँ कण और इस फलक के केंद्र में भी कण होगा। अब संकुलन क्षमता ज्ञात करें। 4 गुणा 4/3 पाई आर गोले का आयतन बटे घन का आयतन ए क्यूब गुणा। अब इस एक को आर में चेंज करना है। एक को आर में चेंज किस तरह करेंगे? देखो, त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, यहाँ जो भुजा है ये आर में चेंज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक की भी ए है और इसको हम बी मान लें, ये बी है या कुछ भी है। अब इसको ज्ञात करना है, क्योंकि ये ज्ञात हो जाएगी ये वाली भुजा तो ये आर में चेंज हो जाएगी। देखो त्रिभुज ले, त्रिभुज एबीसी से। अब त्रिभुज एबीसी से जो AC स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक, तो AC स्क्वायर क्या होगी? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB A है, BC भी A है, तो A स्क्वायर प्लस A या 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या हो गया? 2A स्क्वायर, या AC बराबर क्या हो जाएगा? √2A हो जाएगा। अब यहाँ जो AC है यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, एक R मतलब टोटल 4 R हो जाएंगे। त्रिज्या है इस गोले की R, यहाँ से यहाँ तक R, R, ये R, तो इसकी हो जाएगी 4 R के बराबर, और एक चीज 4 R के बराबर होगी। और यहाँ AC √2A, इधर AC बराबर 4 आए हैं, यहाँ से तो R, 2R, 3R और 4R के बराबर। तो रखे मान कि 4R बराबर है √2A, या A बराबर क्या हो जाएगा? 4R बटा √, ये हो जाएगा 4R बटा √। अब इसको समीकरण नंबर 1 ले लें।
अब एक का जो वैल्यू है वो समीकरण एक में रखें, एक का मान समीकरण एक में रखने पर रखे मान संकुलन क्षमता बराबर 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, तो 16/3 पाई आर। एक क्यूब की जगह 4r/√2, तो 4r/√2 की सोल्व करें, 16/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब बटे 64 आर क्यूब बटे 2√2। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, जब उस पूरे को सोल्व करेंगे तो संकुलन क्षमता आएगी 74%। यानी कि जब एफसीसी प्रकार की एक कोष्टिका होगी तो उसमें संकुलन क्षमता होगी 74%। एक बार और देख ले किस तरह याद की कि संकुलन क्षमता होती है गोलों द्वारा घिरा गया आयतन बटे घन का कुल आयतन गुणा 100 हो जाएगी। तो इसके अंदर जो अवयवी कणों की संख्या होती है एक यूनिट सेल के अंदर वो 4 होती है, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब गुणा 100 हो जाएगी। अब इस एक को आर में चेंज करना है, एक को आर में चेंज करना है यानी कि हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। ये भुजा जब ज्ञात हो जाएगी तो ये आर में चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो उसको ज्ञात किया तो त्रिभुज ABC लिया, AC² बराबर AB² प्लस BC² लिया, तो यहाँ से AC जो है वो √2a आ गई और यही AC क्या है 4r के बराबर है, तो मान रखा यहाँ तो r में चेंज हो गई। जब सोल्व किया तो 74% आई। तो इस तरह से FCC, HCP या CCP की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। अब SCC की हो गई, FCC की हो गई, एक बची BCC। बीसीसी के संकुलन क्षमता, बीसीसी होगी बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रीय जैविक कोशिका जो होगी उसकी संकुलन क्षमता याद करेंगे। तो जब बॉडी सेंटर्ड होगी तो उस समय गोलों की संख्या जो होती है यूनिट सेल के अंदर वो 2 होती है। तो गोलों द्वारा घेरा गया था बेटे घन का कुल आयतन गुणा 100, तो यहाँ गोलों की संख्या 2 होगी। बीसीसी प्रकार का हम घन बनाए, अब बीसीसी के अंदर अवयवी कण 8 कोणों के अलावा सेंटर में भी, यहाँ कण है, यहाँ कण है और एक अवयवी कण केंद्र में भी। उसी तरह संकुलन क्षमता बराबर 2 × 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब गुणा, तो इस एक को भी आर में चेंज करना है। एक को आर में चेंज करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की भुजा ए, यहाँ से यहाँ तक की भी ये है, यहाँ से यहाँ तक की भी ये है, सारी सही ये है, लेकिन ये जो भुजा है ये नहीं है, इसको हमें चेंज करना है, याद करना है। क्योंकि यदि यहाँ से और यहाँ तक ये भुजा आ जाएगी तो ये आर में चेंज हो सकती है। तो जब ये याद करनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो पहले अपने पास ये है, यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली भी कौन सी है, ये भी है, ये भी है। यानी कि जब हमें ये चाहिए तो उससे पहले ये वाली याद होनी चाहिए, यहाँ ये याद हो जाएगी। ये अपने पास ए है, इसको भी याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये भुजा क्या हो गई, बी हो गई, इसको हमने सी मान लिया। तो
तो अपने पास यदि बी ज्ञात हो जाएगी तो सी भी ज्ञात हो जाएगी, तो सी आएगी वो 4R के अंदर चेंज भी हो जाएगी। जैसे अब ज्ञात करें, त्रिभुज ले लिया, ये बी और ये सी और ये डी मान लें। उसी तरह त्रिभुज ABC से ए और बी और सी, ए है, इसे याद करनी है, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC क्या मान रहे हैं, B मान रहे हैं, तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB है A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिभुज लिया जाए AC और D, AC DC जब ज्ञात करेंगे तो AC और CD भी पता है, AD नहीं पता। AD स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। AC स्क्वायर कौन है, B स्क्वायर है, और B स्क्वायर किसके बराबर है, 2A स्क्वायर के। AD स्क्वायर कौन है, AD कौन मान रहे हैं हम, C मान लो, तो C स्क्वायर बराबर किसके है, AC स्क्वायर कौन है, B स्क्वायर है, B स्क्वायर प्लस में CD, C से D तक A है तो A स्क्वायर, C स्क्वायर बराबर, अब B स्क्वायर किसके बराबर है, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, तो C स्क्वायर बराबर हो गया 3A स्क्वायर और C बराबर हो गया √3। अब यहाँ जो C है वो C कितने R के बराबर है, 4R के बराबर है। देखो यहाँ से यहाँ तक R, इसका केंद्र ये R, ये भी R और ये भी, तो C यहाँ कितने 4R के बराबर, तो 4R, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4R बराबर √3 A रखेंगे, 4R बराबर √3 A रखा, और A बराबर हो जाएगा 4R बटे √, और इस एक का मान, एक की जो वैल्यू है वो अपने इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 में रख लें। तो संकुलन क्षमता बराबर 8/3, पाई की वैल्यू यहीं रख दें, गुणा 22/7 R। ए जो है वो है 4R बटा √3, 4R बटा √3 की, या 8/3 गुणा 22/7 R³ बटे 64 R³ 3 √3, R³ से R³ कैंसिल, यहाँ गुणा 100 हो जाएगा। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68, यानी कि जो BCC प्रकार की यूनिट सेल होगी उसके अंदर संकुलन क्षमता होगी 68%। संकुलन क्षमता गोलों द्वारा घिरा गया आयतन बटे घन का कुल आयतन। अब यहाँ BCC के अंदर एक यूनिट सेल में गोलों की संख्या या घन अभी कणों की संख्या 2 होती है, तो 2 रखा हमने, तो 2 गुणा 4/3 पाई R³ बटे 1 गुणा 100 हो गया। इस एक को R में चेंज करना है। अब ये जो है ये भुजा यदि ज्ञात हो तो जो A है वो R में चेंज हो सकती है, तो ये ज्ञात करने से पहले AC ज्ञात करनी जरूरी है। तो त्रिभुज हमने ABC बना के AC ज्ञात की और उसके बाद में AD को ज्ञात किया। तो AD को जब ज्ञात किया तो AD ये जो है या C जो है वो √3 A के बराबर आया। तो A से हमने जो C थी वो C को हमने R में चेंज किया, तो वो C है 4R के बराबर, तो 4R बराबर आया √3 बटे A, A बराबर हो गया 4R बटे √3 के बराबर। मान रखा, जब सोल्व किया तो मान आया 68%। तो इस तरह से BCC की संकुलन क्षमता ज्ञात कर, तो तीनों प्रकार की जो यूनिट सेल है उनकी संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल की तो SCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो होती 52.4%,
क्योंकि उसके अंदर जो अवयवी कण आते हैं जो सिंपल के अंदर, वो सभी के सभी एक सीध में आते हैं, इसलिए उनके बीच में गैप ज़्यादा रहता है। तो केवल 52.4% स्थानीय गैप आते हैं। जब बढ़ती है बीसीसी प्रकार की, तो उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो खांचों के अंदर आते हैं, इसलिए संकुलन क्षमता 68% होती है। और जब एफसीसी प्रकार की संकुलन क्षमता होती है तो उसके अंदर अवयवी कणों के बीच बहुत कम गैप रहता है, इसलिए वो 74% स्थान घेर लेते हैं। इस तरह संकुलन क्षमताएं हमें सभी प्रकार की संकुलन क्षमताएं ज्ञात कर सकते हैं। आगे ठोसों में अपूर्णताएं या डिफेक्ट या दोष। कोई भी ठोस है उसके यदि अवयवी कण में चेंज कर दें, अवयवी कणों की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन कर दे, तो उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। वो क्या होते हैं? ठोसों के अंदर अपूर्णता या दोष कहलाएंगे। अब ये जो दोष होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है पंक्ति दोष या रेखीय दोष। बिंदु दोष कौन सा होगा? यानी कि यदि कोई एक ठोस है, क्रिस्टल है, उसके अंदर किसी एक कण को व्यवस्था के अंदर परिवर्तन कर दे, तो उसके आसपास के सभी कणों की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो दोष उत्पन्न होता है बिंदु दोष। लेकिन यदि किसी एक कण की व्यवस्था में परिवर्तन करने से केवल एक पंक्ति के अंदर परिवर्तन आए, यानी कि जैसे इस तरह से, अब इस कण के अंदर चेंज करें तो केवल एक ही पंक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, तब तो है वो रेखीय दोष। लेकिन इस प्रकार का कोई ठोस है, उसके अंदर इस कण के अंदर परिवर्तन आ जाए, ये डिफेक्टेड हो जाए, तो इसके आसपास की जो पूरी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो ये कहलाता है फिर बिंदु दोष। और हमें बिंदु दोष को ही पढ़ना है। बिंदु दोष, तो बिंदु दोष बिंदु दोष क्या होगा कि यदि कि जब किसी क्रिस्टल ठोस के अंदर से किसी एक कण की व्यवस्था परिवर्तित हो, तो उसके आसपास के सभी कणों की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आ जाता है, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, तो वो बिंदु दोष होता है। बिंदु दोष जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टोइकियोमेट्री, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री, और एक होता है अशुद्धता दोष। तीन प्रकार के बिंदु दोष होंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष कौन सा होगा कि जिसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके धनायनों या ऋणायनों के अनुपात के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यदि कोई क्रिस्टल से कोई धनायन निकल गया तो साथ साथ में ऋणायन भी निकलेगा, या कोई धनायन आ गया तो साथ साथ में ऋणायन भी आएगा, यानी कि उनकी धनायन ऋणायन का जो अनुपात है वो हमेशा समान बना रहेगा, तब तो है स्टोइकियोमेट्री दोष। और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष जिसके अंदर अवयवी कणों का जो अनुपात है, धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात है वो अलग अलग होता है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्री। और एक होता है अशुद्धता दोष, कोई धातु क्रिस्टल है उसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला है, तो उसके अंदर अशुद्धि के रूप में दूसरा पदार्थ मिला है, उसके कारण दोष उत्पन्न हो गया, तो वो अशुद्धता दोष है। अब स्टोइकियोमेट्री दोष जो दोष है, स्टोइकियोमेट्री दोष है, उसके अंदर क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं उनके अनुपात के अंदर कोई परिवर्तन
नहीं होता है, यानी कि वो अनुपात निश्चित रूप से ही बना रहता है। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री दोस्त को आगे कल की वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे।